नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से, उसके लिए हम लोग पेपर 1 का अध्ययन करेंगे। सामान्य हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक होगा राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा पर नियमावली सिलेबस का टॉपिक है, जहां से 10 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में 10 नंबर में पूछा जा सकता है। राजभाषा अधिनियम 1976 बारे में पूछा जा सकता है। संकल्प 1968 के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम लोग सीधे बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो को पसंद आए, वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963। 1967 में यथा संशोधित हो गया था यह। तो शुरुआत कैसे होती है उसको देखते हैं। संविधान के जो उपबंध थे, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो वहीं से उपबंध किया गया कि 1965 तक हिंदी को भारत की राजभाषा बना देना है। तो उसी के लिए यह सब होता है। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था। 26 जनवरी 1965 से प्रावधान था कि हिंदी को भारत की राजभाषा बना देना है। जब यह दिन नज़दीक आने लगा तो आय हिंदी भाषी क्षेत्रों, विशेषतः पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू ने आय हिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले आय हिंदी भाषी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। तो जब 26 जनवरी 1965 का दिन नज़दीक आने लगा तो जो आय हिंदी भाषी राज्य थे, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, पश्चिम बंगाल, इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं लोगों को पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया, जो आय हिंदी भाषी क्षेत्र थे, कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले जो आय हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। जो उच्च न्यायालय होंगे प्रदेश के, हाई कोर्ट, उसके निर्णय में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा जो जिस राज्य में बोली जाती हो उसका प्रयोग साथ साथ किया जाएगा और अंग्रेजी का प्रयोग भी चलता रहेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जो संघ के संकल्प होंगे, अधिसूचना होंगे, विज्ञापन निकलेंगे, उन सब जो दस्तावेज होंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक आय हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। यह सब कहा गया किसमें? 1963 के राजभाषा पर नियमावली में। उसके बाद संकल्प 1968 के बारे में देखेंगे। 1967 के संशोधन के बाद आय हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, क्योंकि अब संशोधन भी कर दिया गया उन्हीं के पक्ष में। किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जो इस प्रकार से है। सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। ये सब संकल्प 1968 लिया गया 1967 के संशोधन के बाद। दूसरा, भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेषता व दक्षिण भारतीय भाषा ही होगी, का अध्ययन अनिवार्य होगा तथा अय हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा। जो केंद्रीय सेवाएं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा, अंग्रेजी। सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। सरकार 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं, उस समय तो 15 ही थी, आज के समय में 22 भाषाएं हो गई हैं, तो इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। तो यह सब किसके अंतर्गत आया? संकल्प 1968 के, 1968 के अंतर्गत आया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है और 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मुख्य परीक्षा में। डायरेक्ट पहला ही पॉइंट है सिलेबस का।
उसके बाद हम बात करेंगे राजभाषा नियम 1976। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। गृह मंत्रालय आज भी इसके लिए जिम्मेदार है, वही देखता है राजभाषा संबंधी मुद्दों को। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया: का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग। का वर्ग में वह राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। खा वर्ग में प्रायः वह राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है, इस बहुतायत हिंदी समझी जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है और पहली भाषा ग्रुप में प्रयुक्त नहीं होती। लेकिन इनमें प्रमुख है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। खा वर्ग के राज्यों में क्या है कि ऐसे राज्य आते हैं जिसमें हिंदी समझी जाती, बोली जाती है, किंतु भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। इनमें प्रमुख है पंजाब, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी के और चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। उसके बाद गा वर्ग में शेष सभी राज्य आते हैं। इन राज्यों में प्राय हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के सभी राज्य। इसमें दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं वह शामिल होते हैं, चाहे कर्नाटक की बात किया जाए या फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, ये सब गा वर्ग में आते हैं। तो इसमें क्या था कि का क्षेत्र के जो राज्य होंगे, जो स्पेशली हिंदी भाषी राज्य हैं, इनमें पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है तो साथ में हिंदी का अनुवाद भी भेजा जाए। जो खा क्षेत्र के राज्य हैं, खा क्षेत्र के साथ पत्राचार सामान्यतः हिंदी में हो तथा गा क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहे। जो खा क्षेत्र में जहाँ हिंदी समझी जाती है उनके साथ ही पत्राचार सामान्यतः हिंदी में ही किया जाए और गा क्षेत्र के वाले तो अंग्रेजी में ही करते रहें। उसके बाद हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। यह सब किसमें कहा गया? राजभाषा पर नियमावली 1976 में। सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, मोहरें आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। जो केंद्र सरकार के सभी फॉर्म निकलेंगे, शिलापट्ट होंगे, नाम पट्ट होंगे, सूचना पट्ट रहेंगे, पत्र शीर्ष, मुहरें आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। आपने इसको देखा भी होगा कभी दिल्ली में जब भी जाएंगे, चाहे किसी मंत्री का आवास हो, किसी का भी कुछ हो, सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी इस तरह से सबका नाम लिखा रहता है। तो हिंदी में इसका प्रकाशन कर दिया गया कि चाहे केंद्र सरकार का नाम होगा, किसी का फार्म होंगे, सूचना कोई होगी, ये सब क्या होगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ होगी। तो इस तरह से यह 3 पॉइंट आपको यहाँ आज पहले वीडियो, इसका एक वीडियो भी और आएगा राजभाषा पर नियमावली से संबंधित। तो आज आपने देखा राजभाषा अधिनियम या राजभाषा नियम 1976, संकल्प 1968 बहुत महत्वपूर्ण है। 5-5 नंबर में दोनों पूछा जा सकता है, चाहे संकल्प 1968 हो या फिर राजभाषा नियम 1976। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 यह भी पूछा जा सकता 5 नंबर में। और राजभाषा अधिनियम 1976 में एक टॉपिक और बचा, एक बिंदु और था कि जो प्रत्येक कार्यालय होंगे प्रत्येक कार्यालय प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। ये भी 1976 के ही अधिनियम में आया था कि प्रत्येक कार्यालय के जो प्रधान होंगे, जो चीफ होंगे, उनका यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। इसी के साथ यह वीडियो भी समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।